एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस बार हम अल्टरनेटिंग करंट के सीरीज में सीखेंगे कि जब अल्टरनेटिंग सर्किट में केवल कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया हो। ओके, तो आज की हमारी टॉपिक है कि एसी सर्किट में जब हमारी केवल कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें तो एसी सर्किट कैसे वर्क करेगी, वोल्टेज क्या लीड करेगा कि लैग करेगा, करंट के सापेक्ष, इस सारी चीजों को हम सीखेंगे। तो पहले हम एक अल्टरनेटिंग सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ये हो गई हमारी वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे हमें एक ऐड करना है कैपेसिटर को। ओके, ये हो गई हमारी कैपेसिटर। अब इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। वोल्टेज की वैल्यू हम लिख लेते हैं V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। एज यूजल पूरे अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज सोर्स हमने सेम लिया है। ठीक, अब जब ये अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट, यहाँ से वोल्टेज इसको मिलेगा। कैपेसिटर हमारा क्या होगा, चार्ज होगा। कैपेसिटर क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है जो आवेश को संग्रहित करने के काम आता है। आज उसके एक अलग यूज को हम सीखेंगे कि कैपेसिटर प्रत्यावर्ती परिपथ में जुड़ता है, क्यों जुड़ा होता है, इसका क्या रीजन है। ओके, अब देखिएगा एज यूजुअल जैसे यहाँ पे ये वोल्टेज अप्लाई हुआ, ये वोल्टेज इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे अप्लाई होगा। इस दोनों प्लेट्स पे कैपेसिटर के वोल्टेज अप्लाई होगा। तो कैपेसिटर की अगर धारिता हमने C मान लिया, ठीक, और कैपेसिटर पे चार्ज जितना आया उसको Q ले ले, तो हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं Q इक्वल CV। ये हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा था। मतलब ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, जब ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, तो अगर इसने कैपिटल Q चार्ज दे दिया और इस संधारित्र की धारिता कैपिटल C है, तो Q इक्वल CV हम लिख सकते हैं। या फिर हम इसको और भी लिख सकते हैं, Q इक्वल C। V की जगह अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम और लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी। हमें पता है V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होती है क्योंकि हमने प्रत्यावर्ती सोर्स लगाया हुआ है। ठीक, अब हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना रहता है सारे केस में, चाहे रेजिस्टर जुड़ा हो, चाहे कैपेसिटर, चाहे इंडक्टर, चाहे एलसीआर, तीनों जुड़े हो। सारे केसेस में हमको पहले वोल्टेज लिखना होता है। वोल्टेज के बाद से हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट लीड करेगा कि लैग करेगा, ये चीजें। तो यहाँ पे भी अब हमें करंट की वैल्यू चाहिए, चार्ज नहीं चाहिए। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि I इक्वल्स होता है Q ओवर T। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो हमने चार्ज का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इसमें देखिएगा चार्ज जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर चार्ज टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे चार्ज टाइम के साथ तेजी से चेंज हो रहा है साइनसाइडली, मतलब साइन वेव के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब हमको करंट की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dq ओवर dt करेंगे। क्लियर हो गया कैसे आया ये कॉन्सेप्ट। चार्ज जो है हमारा टाइम के साथ अगर फिक्स रह रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है जितने टाइम तक, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, करंट मिल जाती। यहाँ पे जो चार्ज है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा, इसलिए यहाँ पे हम करंट निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट या अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा d ओवर dt। चार्ज की वैल्यू हमारी है सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा C कांस्टेंट है, C संधारित्र की धारिता है, उसका मान नहीं बदलेगा, समय के साथ धारिता नहीं बदलती है। V नॉट क्या है, वोल्टेज का शिखर मान, यह भी नहीं बदलता समय के साथ। तो इन दोनों चीजों को हम बाहर निकाल लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर किस पे लग जाएगा, केवल लग जाएगा ये साइन ओमेगा टी पर। क्लियर हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वी नॉट। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी। अगर आपको ये वर्ड्स क्लियर नहीं है तो यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिएगा कि साइन डी बाई डी थीटा, अगर यहाँ पे साइन थीटा हो तो इसका आंसर आता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस थीटा। क्लियर हो गया, कॉस ओमेगा टी आ गया। ये हमारी करंट मिल गई। अभी जो हमारी करंट मिली है वो क्या मिली है, सी वी नॉट मिली है, कॉस ओमेगा टी मिली है। वोल्टेज हमारा देखिएगा साइन के रूप में है, तो करंट भी साइन के रूप में होना चाहिए। तो कॉस ओमेगा टी को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, फिर हम क्लास 10th वाली टॉपिक को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा अगर हो तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, कॉस थीटा के। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस ओमेगा टी लिखा है, क्या लिखा है, कॉस ओमेगा टी।
थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी, तो यहां भी लिख दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, मीन्स कॉस ओमेगा टी को हम चेंज कर सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी, या फिर इसको पाई के रूप में लिखना चाहें तो साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं। किसकी जगह पे लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा सी वी नॉट। इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन, और साइन के साथ इसके आगे हम लिख देंगे, एक सेकेंड देखिएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा भी है ना, तो ओमेगा का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस कॉस ओमेगा टी में ओमेगा का मल्टीप्लाई भी होगा, ओमेगा टी था, ठीक। जब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तब कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे देखिए ओमेगा टी है, इसलिए ओमेगा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी एक टर्म ओमेगा भी ऐड कर देंगे हम। इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई रहेगा ही। क्लियर हो गया, ये हमारा करंट का इक्वेशन आया। आइए अब इसको आगे देखते हैं, ये करंट की इक्वेशन कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। जो हमारी करंट की वैल्यू आई वो आई है हमारी v नॉट ओमेगा सी, यहाँ पे आया है साइन पाई ओवर टू प्लस ओमेगा टी। क्लियर हो गया, इसको हम और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको लिख सकते हैं v नॉट, इसको लिख सकते हैं वन बाई ओमेगा सी। वन बाई ओमेगा सी को सॉल्व करेंगे तुरंत यही वैल्यू आएगी। इसको लिख दें हम साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको इस रूप में क्यों लिखा, तो फिर से हमारा कॉन्सेप्ट आएगा ओम्स लॉ, क्या कहता है, I इक्वल्स वी बाई आर। तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे थे कि करंट की वैल्यू में रुकावट कौन डाल रहा, तो इसलिए हमको वोल्टेज के नीचे डिवाइड, वोल्टेज के आगे जो मल्टीप्लाई था उसको हटाना था, हमने उसको क्या किया, वन बाई वे लिख दिया। अब देखिएगा इस पूरे इक्वेशन में अगर आपको ये पता करना हो कि धारा का अधिकतम मान कितना होगा, तो यहां देखिएगा ये जो टर्म है हमारा साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, इसके मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इससे आप लोग डरिएगा मत, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एंगल है, एंगल जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो संभव है वो वन है, इसलिए आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट ओवर वन बाई ओमेगा सी। इसी को हम बोलते हैं धारा का शिखर मान, इसको हम बोलते हैं धारा का शिखर मान। क्लियर, ओम्स लॉ से जब तुलना करेंगे तो देखेंगे ये जो टर्म है ये धारा का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी से, इसकी वैल्यू होती है वन बाई ओमेगा सी। एक्स सी को क्या बोलते हैं, याद करिए प्रेरण वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था इसको प्रतिघात, तो यहां भी इसको हम प्रतिघात ही कहते हैं, लेकिन यह प्रतिघात किसके लिए होता है, संधारित्र के लिए। तो इसको क्या कहेंगे, संधारित्र के लिए प्रतिघात, या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये क्या करेगा, धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा, लेकिन प्रतिरोध तो है नहीं, इसलिए इसका नाम हम प्रतिघात रखते हैं। अगर ये प्रेरण होता तो प्रेरण प्रतिघात, संधारित्र है तो संधारित्र प्रतिघात। इसकी वैल्यू को और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन बाई टू पाई एफ सी। क्लियर हो गया, एक्सी मतलब संधारित्र जो करंट की वैल्यू में रुकावट डाले उसको हम एक्सी कहेंगे, संधारित्र का प्रतिघात कहेंगे। क्लियर, अब इसके साथ अगर हम लिखना चाहें करंट की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, आई इक्वल्स आई नॉट साइन पाई ओवर टू प्लस ओमेगा टी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। ये हमें बताएगा कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा होगा तो धारा की वैल्यू इस समीकरण से हमें प्राप्त करनी है। वोल्टेज की वैल्यू तो हमें पहले ही लिख लिया था, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको हम मान लेंगे समीकरण एक। क्लियर हो गया, इन दोनों में जो आई नॉट है, आई नॉट क्या है हमारा, धारा का शिखर मान है, किसके बराबर होता है, वी नॉट अपॉन वन बाई ओमेगा सी। ठीक है, तो वन बाई ओमेगा सी जो धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा, इसको हम लिखते हैं संधारित्र का प्रतिघात एक्स सी। क्लियर हो गया, अब एक्सी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठा करते हैं। एक्सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्स सी जो है हमारा उसकी वैल्यू होती है वन बाई ओमेगा सी या वन बाई टू पाई एफ सी। क्लियर, एक्स सी का मान अगर ज्यादा होगा तो प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल यदि संधारित्र जुड़ा होगा तो उसके धारा के मान में ये रुकावट ज्यादा डालेगा। सिंपल है, जैसे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, तो एक्सी का मान ज्यादा कब होगा,
जब ओमेगा का मान कम हो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओमेगा का मान कब कम होगा? जब यफ का मान कम हो। इसका मतलब एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा ओमेगा के, या फिर हम कह सकते हैं एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा यफ के। यफ क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो अगर हम प्रत्यावर्ती परिपथ जोड़ें जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज, तो कैपेसिटर जो लगेगा उस सर्किट में, वो धारा के मार्ग में रुकावट कितना डालेगा? 1/2 पाई इंटू 50। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा कैपेसिटर के कारण रुकावट। क्लियर हो गया? और एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा, चाहे एक्स एल हो या एक्स सी हो या आर हो, तीनों का यूनिट ओम ही होता है। क्लियर हो गया? तीनों का यूनिट, अगर आप इसको डायमेंशन फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इस तीनों की यूनिट ओम ही आती है। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो यहाँ पे हम समझ रहे थे, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो वो कैपेसिटर जो होगा उस धारा के मार्ग में जो रुकावट डालेगा, जो उसकी प्रतिघात होगी, इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात करते हैं कि यदि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को 1000 कर दें, 1000 हर्ट्ज, तो यक्सी का मान देखेगा फॉर्मूले से 2 पाई इंटू 1000, देखिएगा डिवाइड में होगा। तो एक्सी का मान जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा, एक्सी की वैल्यू हमें कम मिलती चली जाएगी। ऊपर रिलेशन भी क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम अगर बात करें कि डीसी के लिए लगा दीजिए, कोई एक डीसी सोर्स है, जैसा हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टरों में, स्टार्टिंग के जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारे एक संधारित्र जुड़ गई, एक साथ ही सारा जुड़ गया। इसको थोड़ा सही से बना देते हैं। देखिएगा, ये ऐसे ये हो गया हमारा संधारित्र जिसकी धारिता C, इसको हमने जोड़ दिया एक सेल से। क्लियर हो गया? जिसकी वैल्यू है 2 वोल्ट। अब इस केस में संधारित्र धारा के मार्ग में कितना रुकावट डालेगा उसको कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, XC का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 पाई सी की वैल्यू मतलब धारिता, जितनी धारिता दी हो, 2 पाई तो कांस्टेंट है। यफ यहाँ पे देखिएगा, एफ क्या चीज है? आवृत्ति। डीसी सोर्स की आवृत्ति कितनी होती है? शून्य होती है, क्योंकि डीसी की वैल्यू कभी बदलती नहीं है समय के साथ। ठीक, ये पीरियोडिकली नहीं चलता ना, तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, तो एक्स सी का मान आएगा अनंत। इसको आप लोग नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सी की वैल्यू हो जाएगी अनंत। कब अनंत होगी? जब हम संधारित्र को किसके साथ ऐड कर दें? डीसी सोर्स के साथ। जब संधारित्र को ऐड किया जाता है डीसी सोर्स के साथ, तो उसका प्रतिघात हो जाता है अनंत। इसका मतलब कैपेसिटर जो होता है, जो हमारा, यहाँ लाइन लिख दे, जो हमारा कैपेसिटर होता है, वो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक मतलब रोक देगा, अनंत प्रतिरोध उत्पन्न कर देगा। प्रतिरोध नहीं, प्रतिघात उसको कहना चाहिए। अनंत प्रतिघात उत्पन्न कर देगा मतलब धारा को पार नहीं जाने देगा। किस केस में? कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, जो दृष्ट धारा है, डायरेक्ट करंट है, उसको कैपेसिटर पूर्णतः ब्लॉक कर देता है। ये क्वेश्चंस वाइवा में भी पूछे जाते हैं, क्यों ब्लॉक करता है? क्योंकि कैपेसिटर की जो प्रतिघात होती है एक्सी, उसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं डीसी के लिए, तो वो अनंत आती, मतलब कैपेसिटर डीसी धारा के लिए अनंत प्रतिरोध उत्पन्न कर देगा। यही अगर हम एसी की बात करें, तो एसी का जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एक्सी की वैल्यू देखेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एक्सी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अगर एक्ससी कम है, तो हमारा संधारित्र उसमें रुकावट कम डालेगा। क्लियर हो गया? इसीलिए जब भी हमको कैपेसिटर को अगर हमें कनेक्ट करना होता है, तो हम उसे एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एसी सोर्स के साथ वो रुकावट कम डालता है। क्लियर हो गया? अब हमें ये टॉपिक समझ में आ गई, इसके ग्राफ पे की ओर। तो अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ में देख लेते हैं, पहले हम इस पे राइट डाउन कर लेते हैं क्या क्या हमें मिला है। हमें मिला है v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, और क्या मिला है? i इक्वल्स मिला है हमें, आई नॉट मिला है, साइन मिला है, पाई/2 प्लस ओमेगा टे मिला है। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिएगा, आई नॉट क्या चीज हमें पता चला है? ये है हमारा वी नॉट ओवर एक्सी। यहाँ पे वी नॉट ओवर एक्सी को हम क्या लिख सकते हैं?
XC को हम 1/ओमेगा से लिख सकते हैं। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। अब इसकी ग्राफ प्लॉट की तरफ चलते हैं। जब इसकी ग्राफ प्लॉट की तरफ आएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होगी। स्ट्रेट लाइन क्लियर। और यहाँ पे हमें एक लाइन चाहिए। ये लाइन जो है ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। ये हमारी एक्सिस जो है ये हमारी है वोल्टेज एक्सिस, ये हमारी करंट एक्सिस। दोनों को हमने सेम एक्सिस पे प्लॉट करने कर रहे हैं। ये हमारी टाइम एक्सिस। तो जैसा कि वोल्टेज के ग्राफ से तो हमने बहुत बार पढ़ चुका है। ये हो गई हमारी वोल्टेज की ग्राफ। वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम। फिर यहाँ पे ये हो गई हमारी वोल्टेज की वैल्यू 0 से नेगेटिव। फिर यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारी टाइम है 0, ये हमारी टाइम है T/4 जब वोल्टेज की वैल्यू हमारी होती है मैक्सिमम। और इसी मैक्सिमम वोल्टेज को हम नाम देते हैं V0 का। क्लियर है। ये हमारी टाइम हो जाती है T/2। ये हमारी टाइम होती है 3T/4। क्लियर है। ये टाइम जो होती है वो होती है, इस टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू होती है -V0। सिमिलरली ये टाइम हो जाती है हमारी कैपिटल टी। अब हम यहाँ पे चलेंगे कि इसी टाइम ड्यूरेशन में जब टाइम की वैल्यू है 0 तो करंट की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या मिल रही। ये हो गया I0, ये हो गया साइन, ये हो गया π/2 प्लस 2π/T। अब देखिएगा स्मॉल टी की जगह हम कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो टोटल हमारी करंट की वैल्यू मिल जाएगी 0, सॉरी देखिएगा 0 नहीं मिलेगी। तो हमारी करंट की वैल्यू कितने मिल जाएगी, I0। यहाँ पे हो जाएगा साइन π/2 बचेगा। ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो वैल्यू आ जाएगी करंट की प्लस I0, मतलब प्लस I0 यहाँ पे हो गई। ये हो गई हमारी टाइम। जब टाइम 0 है तो करंट की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे I0। देखिएगा I0 की वैल्यू हमने V0 से कम क्यों ली, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। V0 I0 की वैल्यू क्या होती है, V0 अपॉन XC होती है। V0 में किसी चीज से हमें डिवाइड देना पड़ता है XC से। XC जो संधारित्र के द्वारा लगाया गया प्रतिघात है। तो I0 की वैल्यू हमेशा ही कम होगी V0 से। क्लियर हो गया। अब हम टाइम को चेंज करते हैं। अब हम किस टाइम पे निकालने की कोशिश करते हैं, T/4 पर। क्लियर है। तो यहाँ टाइम को हम चेंज करते हैं। टाइम को हम चेंज करने की निकालने सकते हैं। ठीक। अब हमारी टाइम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। टाइम यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल T/4। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे T/4 से। तो देखिएगा T से T कैंसिल हो जाएगा। ये मिलेगी आपको π/2 प्लस T से T कैंसिल, 2 से 2। तो ये हो जाएगा π/2। π/2 प्लस π/2 होती है, यहाँ पे हो जाएगा I0 साइन 90 प्लस 90 180 यानी पाई। साइन 180 की वैल्यू होती है 0, यानी टोटल करंट आपकी इस समय पे 0 होनी चाहिए। तो ये हमारी करंट मैक्सिमम और ये हमारी करंट यहाँ पे 0 हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जब टाइम की वैल्यू हो T/2। तो T/2 टाइम पे हम देखते हैं इसी सेम वैल्यू को। इस समय वैल्यू कितनी आती है हमारी, देखते हैं T/2 टाइम पे। तो अब हम टाइम को रखेंगे T/2, यहाँ पे भी रखेंगे T/2। तो देखिएगा T से T कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अब 2 से 2 पाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस π/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिएगा 180 प्लस थीटा। तो ये इसकी वैल्यू आती है, इसको चेंज ही करना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। देखिएगा अब इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन π/2। कैसे आता है कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिन्यू कर लेते हैं अपना। ASTC यही हमको पढ़ाया गया था।
ये हो गई 180 डिग्री। 180 से ज्यादा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा? टी। टी फॉर टेन और उसका उल्टा कॉट। दो ही की वैल्यू केवल पॉजिटिव होती है, तो साइन तो आ नहीं रहा, तो साइन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, माइनस पहले से है, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन नॉट। तो मीन्स टी बाई टू टाइम पे करंट की वैल्यू हो जाएगी माइनस में मैक्सिमम। ये हो गई टी बाई टू टाइम, और इस समय जो करंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस आई नॉट। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3t/4 पर करंट की वैल्यू क्या आती है। तो इसको फिर से इरेज करते हैं। अब हम फिर से टाइम को चेंज करते हैं। इस बार टाइम हमें रखना है 3t/4। तो देखिएगा, टाइम हो जाएगी 3t/4, यहाँ भी हो जाएगा 3t/4। तो देखिएगा, t से t कैंसिल होगा, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो टोटल आपका आएगा 3π/2। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस इस बार लगेगा कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा, अब ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4π/2। एलसीएम ले लेंगे तो फिर ये हो जाएगा 3π प्लस पाई, 4π/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन 2π। हमने बात किया था कि साइन में चाहे पाई हो, चाहे साइन 2π, चाहे साइन 3π, साइन 4π, सबकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो इसलिए करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? जीरो मिलेगी। तो यहाँ पे 3t/4 पे करंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। नेक्स्ट बचा हमारा कैपिटल टी टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, उसको चेक करते हैं फिर से। अब हम टाइम को यहाँ पे चेंज करेंगे। टाइम को हम रखेंगे कैपिटल टी। ओके, इस टाइम पे हम देख लेंगे तो हमारा 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। 1 साइकिल पे करंट की वैल्यू कैसे चेंज होगी, इस बात को हम समझ लेंगे। ग्राफ के नेचर से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वैल्यू फिर से उठनी चाहिए। चेक करते हैं कैपिटल टी पे, तो ये हो जाएगा 2π कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपका 2π प्लस π/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 2π मतलब होता है 360। 360 मतलब पूरी साइकिल कंप्लीट। 360 प्लस लिखा है, तो 360 प्लस है तो फिर से आप आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 360 प्लस की, तो ये आएगी साइन π/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, साइन का राज चलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब साइन 90 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी? प्लस का आई नॉट। अब इसको ग्राफ को हम प्लॉट कर देते हैं। इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। ये आपकी इस समय करंट की वैल्यू फिर से मैक्सिमम हो जाएगा अपनी। एक सेकेंड, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कर दें। ये हो गई हमारी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ये किस समय पे है हमारी? जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई है हमारी टाइम कैपिटल टी पर। तो अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। जब वोल्टेज आपका स्टार्ट हो रहा है, पेन के कलर को हम चेंज कर देते हैं। जब वोल्टेज आपका स्टार्ट हो रहा है, जीरो पर है, उस समय करंट हमारा मैक्सिमम है अपने पे। मीन्स करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है। फिर जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम पर जा रहा है, तब तक करंट अपने जीरो पे आ जा रहा है, मिनिमम पे आ रहा है। फिर वोल्टेज जब जीरो पे आ रहा, तो करंट अपने निगेटिव में चला आ रहा। फिर जैसे ही वोल्टेज निगेटिव आ रहा, तब तक करंट की वैल्यू फिर से जीरो हो जा रही। मीन्स ग्राफ से ये क्लियर है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, वोल्टेज बढ़ती है, टाइम जो सॉरी करंट जो है वो वोल्टेज से आगे चलता है। कितना आगे चलता है देखिएगा, कितना आगे चलता है उसको जानने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है? यहाँ पे फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो टोटल ये π/2 यानी 90 डिग्री आगे चलेगा। कैसे चलेगा इसको हम समझ लेते हैं पहले। ये ग्राफ हम सबको समझ में आ ही गया होगा। आगे चलते हैं, इस पे टाइम को समझते हैं कि कैसे ये फेज डिफरेंस कैसे आता है। तो देखिएगा, इस वाले टॉपिक को लिख लेते हैं फिर से। v इक्वल्स है v नॉट साइन ओमेगा टी, और i इक्वल्स है i नॉट साइन है, यहाँ पे है π/2 प्लस ओमेगा टी। कॉन्सेप्ट याद करिए, मैंने बोला था फेज निकालने का, कला निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है?
पहले समीकरण में अगर आपको कला ढूंढनी है तो साइन के आगे का पार्ट कहलाएगा कला, तो ये हो जाएगी फाई, कला को हम फाई से लिखते हैं, तो फाई वी लिख देते हैं वोल्टेज का, कितना है आपका ओमेगा टी। क्लियर हो गया। दूसरा आपको कला किसकी निकालनी है, करंट की, करंट को सी से लिख देते हैं, करंट की कला कितनी है पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। ये क्या हमें पता चला, वोल्टेज की कला और धारा की कला। तो अब कला से ही देखिए धारा की कला या धारा का जो कोण है वो ज्यादा है वोल्टेज से, मीन्स धारा आगे चलेगी। इसमें अब हम क्या निकाल लेते हैं, कलांतर निकाल लेते हैं, जिसको कहते हैं फेज डिफरेंस। जब पहला काम आपका वोल्टेज और करंट का इक्वेशन निकालना, दूसरा काम वोल्टेज के आगे साइन के आगे जितना लिखा कोड उसको लिखिए वो वोल्टेज की कला, करंट के आगे करंट में के इक्वेशन में साइन के आगे जो पार्ट लिखा वो हो गई हमारी करंट की कला। दोनों को निकाल लीजिए, फिर कलांतर निकालिए, कला में अंतर। तो देखिएगा जो बड़ा है उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ा कौन है करंट, माइनस करते हैं किसको, वोल्टेज को। करंट की वैल्यू कितनी है पाई ओवर टू प्लस ओमेगा टी, माइनस क्या है ओमेगा टी, वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई टू, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई टू। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप करंट के कला में से वोल्टेज की कला को घटाएंगे तो वैल्यू आ रही है प्लस का पाई बाई टू। मीन्स जब इन दोनों को हम सेम टाइम पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें हमेशा ये मिलेगा कि करंट जो है वो लीड कर रही है, करंट जो है वो अग्रगामी है। दोनों वर्ड सेम है, करंट जो है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है, नेतृत्व कर रही है या आगे चल रही है, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अग्रगामी है। धारा जो है वो अग्रगामी है, किससे, वोल्टेज से। ऐसा क्यों, क्योंकि वोल्टेज के समीकरण में कोण कम है, धारा के समीकरण में कोण की वैल्यू ज्यादा। तो जैसे ही समय का मान रखेंगे तो वोल्टेज अभी स्टार्ट करेगा, तब तक करंट की वैल्यू पाई बाई टू कोण आगे चला जाएगा। क्लियर हो गया। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कला और कलांतर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, संधारित्र का कनेक्शन भी समझ गए होंगे जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जब प्रेरण, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे उस टॉपिक को पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर माय वॉचिंग माय वीडियो।